Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you another topic of educational technology, that is educational television, शैक्षिक दूरदर्शन. पहले हमने बात की थी भाषा प्रयोगशाला पर और अब बात कर रहे हैं शैक्षिक दूरदर्शन पर. तो टेलीविज़न, टीवी हम सभी यूज़ करते हैं, पर इसका एजुकेशनल यूसेज भी है और होता रहा है. अब चूँकि इंटरनेट इतना आ गया है तो ये थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी जानना चाहिए कि ये कैसे यूज़ हुआ. तो टेलीविज़न constitutes an important medium widely used to disseminate information to the viewers. भाई टीवी को इस्तेमाल कर सकते हैं आप एक ऐसे माध्यम के लिए जिससे आप बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों को कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके. इट हैज़ द यूनिक फीचर ऑफ कंबाइनिंग ऑडियो एंड विजुअल टेक्नोलॉजी. ये तो है ही कि एक विशिष्ट गुण है इसके पास कि इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है एंड दस कंसिडर्ड टू बी मोर इफेक्टिव देन ऑडियो मीडिया. इसलिए ये सिर्फ ऑडियो से बेहतर है, ज़्यादा प्रभावी है. इट सर्व्स मल्टीपल पर्पसेस. ये बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं जो ये फुलफिल करता है, जैसे इंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन. आपको मनोरंजन भी प्रदान करता है, आपको सूचना भी देता है और शिक्षा भी देता है. Besides performing motivational function, it helps in providing discovery learning and cognitive development of its viewers. Because of its better accessibility, it can bring learning materials to the masses in one होना चाहिए था, in one direct, effective and personal way than other educational media. चूंकि लोगों तक पहुंच है टीवी की, इसलिए ये लर्निंग मटेरियल को एक प्रत्यक्ष रूप से, एक प्रभावी रूप से, एक पर्सनल रूप से पहुंचा सकता है व्यूअर्स को एजुकेशनल मीडिया से बेहतर. Although every media has some strengths and weaknesses, much more depends on how the media is used. कह रहे हैं कि सभी मीडिया जो भी आप इस्तेमाल करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, आप अपनी टीचिंग लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए, सब में कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन वो ज़्यादातर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस मीडिया को यूज़ कर रहे हैं. The researches carried out by Bates, Salomon and Olson and Brunner, इन्होंने कहा कि television differs from other media in the way it can represent knowledge and such differences have certain pedagogical implications. इन्होंने कहा कि टीवी जो है वो और जो आप माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे डिफर करती है, उससे अंतर है, क्योंकि ये एक बेहतर तरीके से नॉलेज को बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने रिप्रेजेंट कर सकती है और इससे आप शैक्षणिक लाभ भी ले सकते हैं, है ना. तो आइए देखते हैं एजुकेशनल टेलीविजन का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, यानी कि पूरे विश्व में कहाँ, कैसे, कब शुरू हुआ. तो यूज ऑफ टेलीविजन एज एन इंस्ट्रक्शनल मीडियम वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1932 बाय स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ IOWA इन USA ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस. 1932 में यूएसए की यूनिवर्सिटी में सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे स्टार्ट हुआ. इसके बाद वर्ल्ड वॉर के चक्कर में थोड़ा सा कम हो गया इस पे, फिर बाद में इस पर ध्यान दिया गया है. उसके बाद द नंबर ऑफ एजुकेशनल टेलीविजन स्टेशंस ग्रू मोर रैपिडली इन द 1960s. तो 1960 में बहुत तेजी से बढ़ा और 1972 तक 233 एजुकेशनल स्टेशंस थे. Ohio University, University of Texas, and the University of Maryland were among the earliest universities to create networks reach for both on-campus and off-campus student populations. मतलब 1932 में शुरू हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर के कारण थोड़ा इस पर ध्यान कम गया, भाई दूसरी दिशाओं में लोग फंस गए, फिर वापस लौट के जब स्थिति सामान्य हो गई तो 1960 में फिर ये फ्लरिश हुआ है और 1972 तक बहुत जगह पर. और ओहियो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड वो पहली यूनिवर्सिटीज़ थी जिन्होंने एजुकेशनल टीवी पे काम किया और उन्होंने ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस स्टूडेंट की रीच तक इसको पहुंचाया. अब देखते हैं इंडिया में क्या है इसका हिसाब किताब. तो सबसे पहला आया है सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट 1961 में. फिर दिल्ली एग्रीकल्चरल टेलीविजन DATV प्रोजेक्ट, जिसको कृषि दर्शन के नाम से जाना जाता था, 1966 में आया. सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, जिसको साइट के नाम से जानते हैं, 1975 में आया. पोस्ट साइट यानी कि साइट के बाद एक प्रोजेक्ट चला, वो 1977 में आया. इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसेट 1982 में आ रहा है. UGC हायर एजुकेशन टेलीविजन प्रोजेक्ट HETV ये 1984 में आ रहा है. इग्नू दूरदर्शन टेलीकास्ट 1991 में और ज्ञान दर्शन एजुकेशनल चैनल 2000 में आ रहा है. तो आप इसको याद कर सकते हैं. इसकी डिटेल्स भी हैं पर इतने डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप नाम जान लीजिए कि क्या क्या कब कब आया है एजुकेशनल टीवी के नाम पे. तो जो लेटेस्ट ज्ञान दर्शन था जो 2000 में आया था, वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दी प्रसार भारती
and IGNU launched Gyan Darshan jointly on 26 Jan 2000 as the exclusive educational TV channel of India. मतलब MHRD ने, IGNU ने, प्रसार भारती सबने मिलके 26 जनवरी 2000 को जो ज्ञान दर्शन था उसको भारत का शैक्षणिक टीवी चैनल के रूप में लॉन्च किया. IGNU was given the responsibility to be the nodal agency for uplinking और translation. IGNU को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप ज्ञान दर्शन की एजुकेशनल नोडल एजेंसी के रूप में काम करेंगे. फिर एजुकेशनल टीवी, देखिए अब तो एजुकेशनल टीवी चलती नहीं है, मतलब बहुत कम पॉपुलर हो गई है क्योंकि उसकी जगह और दूसरे मीडिया ने ले ली है. लेकिन इसके अदर अवतार्स भी हैं, जैसे ओपन टेलीकास्ट. यहाँ पे टेलीविजन इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट फॉर लर्निंग एंड स्टूडेंट लर्निंग इज नॉट मॉनिटर्ड. यहाँ पे सिर्फ हम इंफॉर्मेशन देकर छोड़ दे रहे हैं, स्टूडेंट कितना सीख रहा है, क्या कर रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं. फिर आया टेलीकास्ट विद प्रिंट सपोर्ट, यानी कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो टेलीकास्ट हो ही रही है, हम उससे प्रिंट भी ले सकते हैं, तो हमारा एक तरह से कोर्स करिकुलम को ये एक्सटेंड करता है. फिर टेलीकास्ट विद प्रिंट एंड फीडबैक, यानी कि टेलीकास्ट भी होगा, आप प्रिंट भी ले सकते हो और आपसे फीडबैक भी लिया जाएगा, है ना, तो लर्नर का फीडबैक भी वापस मिलेगा इंस्ट्रक्टर को. फिर ग्रुप टेलीकास्ट, लर्नर ग्रुप्स में पार्टिसिपेट इन प्री एंड पोस्ट लेसन एकेडमिक एक्टिविटीज एंड हैव डिस्कशंस अमंग देमसेल्व्स, यानी कि ग्रुप में टेलीकास्ट हो रहा है तो जो लर्नर है वो आपस में डिस्कशन भी कर पा रहा है कि क्या टेलीकास्ट हो रहा है. फिर एजुटेनमेंट, though not as a formal learning system, entertainment events provide incidental learning opportunities. इसमें entertainment तो है ही, लेकिन वो आपको education और information भी provide कर रहा है, इसलिए entertainment और education जोड़ के edutainment हो गया. फिर टेली टेक्स्ट, यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिया जा रहा है, is another form of communication system wherein text and graphics are transmitted as digitized signals through air broadcasting or cable channel for display on television set. Here the television functions like a computer terminal for retrieval of textual information and graphics from remote database. तो यहाँ पे टेलीविजन का काम था, एक तरीके से वो कंप्यूटर टर्मिनल की तरह काम कर रही है, जहाँ पे वो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकती है, ग्राफिक्स को रिट्रीव कर सकती है. इंडिया में पॉपुलरली इसको जाना गया इन टेक्स्ट के नाम से, इंडियन टेली टेक्स्ट, और ये दूरदर्शन दिल्ली ने 14 नवंबर 1985 को प्रसारित किया था. फिर मतलब इस तरीके का है कि भैया टीवी है, अब टेलीविजन है, टेलीविजन पे आपको हम ऑडियो वीडियो दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी कोई भी आपको प्रोवाइड कर सकता है, तो इसके यूसेज तो है. और भारत में बहुत सारा काम भी हुआ है एजुकेशनल टेलीविजन पे, आपने देखा. तो लाभ क्या है इसके? लाभ है भाई, आप सोशल इक्वालिटी की जो बात करते हैं एजुकेशन में वो प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो स्लम के बच्चे हैं, उनको भी आप टीवी के थ्रू, एजुकेशनल टेलीविजन के थ्रू बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं. मतलब इसमें फिर वो नहीं रह जाएगा कि वो डिसएडवांटेज है, वो स्कूल तक आके नहीं पढ़ पा रहे हैं. हायर क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप बहुत बढ़िया इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं इससे. रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन टीचर पे डिपेंडेंसी इससे घट जाएगी, वो और दूसरे कामों के लिए फ्री हो जाएगा, बेहतर काम कर पाएगा. फ्लेक्सिबल है ना, रैपिड एंड कंटिन्यूइंग चेंज इन करिकुला एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड्स आर मेड पॉसिबल थ्रू एजुकेशनल टेलीविजन. यूज ऑफ द बेस्ट अवेलेबल टीचर, जो सबसे बढ़िया टीचर हो उस विषय का, आप उसका रिकॉर्डेड लेक्चर, उसका लाइव टेलीकास्ट, ये सब टीवी के थ्रू मिल सकता है, जो कि ऐसे पॉसिबल नहीं है ना. तो प्रिविलेज्ड और अंडर प्रिविलेज्ड के बीच के गैप को एजुकेशनल टीवी के प्रोग्राम से हम फुलफिल कर सकते हैं. रूरल अर्बन के गैप को कम कर सकते हैं. कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एक बार खर्चा आता है, उसके बाद इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते, है ना. लेकिन अच्छा अभी भी एडवांटेज चल रही है. इन सर्विस ट्रेनिंग भी है, कैन बी यूज्ड फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग. लॉजिस्टिकली सिंपल है, इसमें ऑडियो वीडियो कंपोनेंट जोड़ के आपको तो बेहतर, आपको मतलब ज्ञान इंद्रियां कहते हैं ना, सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ लर्निंग, तो ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हो रही है. क्लास में तो सिर्फ ऑडियो चल रहा है आपके पास, सिर्फ आप सुन रहे हैं, पर यहाँ ऑडियो वीडियो दोनों है, तो बेहतर है. स्टिमुलेशन आपको मिलता है इससे. मास एजुकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग कनेक्ट हो जाएंगे उतने देख पाएंगे, तो इसमें मास, बहुत बड़ी संख्या में आप अपनी इंफॉर्मेशन और मैटर प्रोवाइड कर सकते हैं. लेकिन लिमिटेशंस भी हैं इसकी. क्या? पुअर एक्सेसिबिलिटी. हम चाहें जितना कहें कि रूरल बैकग्राउंड और सब तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी भी हर घर में तो टीवी नहीं है ना. insufficient viewing conditions, there are no adequate arrangement. मतलब मान लीजिए कि प्रोग्राम चल रहा है, पर क्लास कोई है ऐसा प्रोग्राम जिसका हम प्रसारण करना चाहते हैं, हमको अपने स्कूल कॉलेज में दिखाना है, पर पता चला कि स्कूल कॉलेज में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर इतने बच्चे बैठ सकें, या धूप है, या ठंड है, या बारिश हो रही है, आप खुले में तो कर नहीं सकते, खुले में आपको दिखेगा भी नहीं स्क्रीन, अंधेरी जगह होनी चाहिए. तो ये सारी बातें दिक्कत करती हैं. हाई कॉस्ट, एक बार तो लगेगा ही आपका, जो जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो अवॉइड करते हैं कि अरे भैया वो पैसा हम कहीं और यूज कर लेंगे. डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट, कहाँ कैसे हम इंटीग्रेट करें अपने करिकुलम में, हमने हिस्सा नहीं दिया एजुकेशनल टीवी के प्रोग्राम्स को,
विजुअल्स बिकमिंग ए डिस्ट्रैक्शन, कभी कभी विजुअल्स डिस्ट्रैक्शन भी बन जाते हैं, मतलब जिस पर हमको फोकस करना होता है उसको फोकस ना करके कुछ और फोकस कर रहे हैं, बैकग्राउंड फोकस कर रहे हैं, उनके कपड़े फोकस कर रहे हैं, कुछ भी फोकस कर सकते हैं ना, तो ये डिस्ट्रैक्शन का भी रीजन बन सकता है। लिमिटेशन ऑफ वन वे कम्युनिकेशन, वन वे है क्लासरूम, टू वे कम्युनिकेशन, टीचर ने जैसे ही आपसे बात की आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, आप फीडबैक दे सकते हैं, वो आपसे फीडबैक ले सकते हैं, पर यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ सुन रहे हैं, इसका मतलब आप पैसिव लिसनर बन जाते हैं। प्रॉब्लम ऑफ पेसिंग लर्निंग, भाई रिकॉर्डेड लेक्चर जो है उसको तो आप उसकी गति कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर टीवी में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, वो जिस हिसाब से बोल रहा है वैसे ही बोलेगा, तो कई पेस की दिक्कत आ सकती है, किसी को वो फास्ट लग सकता है, किसी को स्लो लग सकता है। अच्छा, मुझे लगा एक स्लाइड और, तो इस तरीके की बात है शैक्षिक दूरदर्शन की। निश्चित रूप से अब इसका स्वरूप बदल गया है, लेकिन फिर भी कभी जैसे जब बात हो रही है 1984, 85, 72, तो ये रिवोल्यूशन रहा होगा कि अरे अब टीवी से पढ़ाई भी होगी, इतने सारे स्टूडेंट्स को, इतने सारे बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं इससे, तो ये एक यू कैन से कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के उद्भव के क्रम में, उत्पत्ति, उसके विकास के क्रम में एक महत्वपूर्ण चरण रहा है। अब निश्चित रूप से उस पर इतनी बात नहीं हो रही है, क्योंकि कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट है, अब तो हर चीज़ हर जगह अवेलेबल है हर समय। लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए कि किस तरह से टीवी को भी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ किया गया और यूज़ किया जा रहा है। ओके, सो एक टॉपिक था आपके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं आपसे, या रोल पूछा जा सकता है, या जो भी, तो आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशनल टीवी क्या है, हिंदुस्तान में क्या क्या काम हुआ है इस पर, किस किस तरीके से ये हमारे लिए लाभप्रद हो सकती है, और कहाँ कहाँ इसकी वजह से दिक्कतें भी हैं। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।